हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आर्य स्टडी जोन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न पत्र संख्या बी HBSC बोर्ड 10th क्लास। जैसा कि आप जानते हो कि हमने जो प्रश्न पत्र संख्या ए है उसको हमारी जो पहली वीडियो थी उसमें हमने सोल्व किया था। अब हम जो प्रश्न पत्र संख्या बी है उसको सोल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जैसा हमारा स्लाइड पे लिखा हुआ है, हरियाणा बोर्ड एग्ज़ाम 2024 10th मैथमेटिक्स। तो इसके अंदर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न पत्र संख्या बी है उसको हम देखेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो 20 क्वेश्चन लिए हैं। जो MCQ क्वेश्चंस हैं आपको उनको देखते हैं। वैसे तो ये MCQ क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें हम आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन बताएंगे, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि आप जैसे आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो बहुत ही नज़दीक हैं, तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं आने वाली हैं उसके लिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट चैप्टर से, जो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, वहीं से लिया गया है। क्वेश्चन ये है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q को p बराबर a की पावर 3, b की पावर 2 और q बराबर a की पावर 1 है, यहाँ पे b की पावर 3 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल को एलसीएम p q से विभाजित करने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा। तो इसमें यह कहा गया है कि जो धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल को एलसीएम से विभाजित करने पर प्राप्त पूर्णांक क्या होगा। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालते हैं। आपको पता होगा पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों। तो पूर्णांक आप जानते हो, पूर्णांक को हम लिखते हैं Z से। और जो पूर्णांक होते हैं बच्चों, पूर्णांक क्या होते हैं, एक नंबर लाइन से मैं आपको बताता हूं पूर्णांक क्या होते हैं। ये एक नंबर लाइन है, ये -∞, ये आपका +∞ होता है। और अगर यहाँ पे हम 0 रख देते हैं बच्चों, तो अगर हम लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं, राइट हैंड की तरफ चलते हैं, तो बच्चों हमें जितने भी पूर्णांक मिलेंगे वो पॉजिटिव मिलेंगे, धनात्मक पूर्णांक अप टू। तो इनको बोलते हैं बच्चों हम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और अगर हम लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं तो हमें मिलते हैं बच्चों ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और बच्चों एक जो हमारे 0 है, 0 को हम शून्य पूर्णांक कहते हैं, शून्य पूर्णांक। तो पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है बच्चों, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। एक यहाँ पे वर्ड आया अभाज्य संख्याएं। तो बच्चों अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, एक आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो संख्याएं एक और अपने आप से भाग हो जाती है। मतलब जो आप ये भी बोल सकते हो जिसके ओनली 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1, तो उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं।
तो ये कौन सी होती हैं बच्चों? ये 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 11 13 17, इस तरह से ये कंटिन्यू आपकी चलती रहती हैं। तो इनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, पूर्णांक क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब क्वेश्चन की तरफ मुंह करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है P और Q 2 पूर्णांक है। तो P और Q 2 पूर्णांक हैं यहाँ पर बच्चों। तो P का जो मान दे रखा है बच्चों यहाँ पे P बराबर दे रखा है A की पावर 3 और B की पावर 2 है यहाँ पे। और जो Q बराबर दे रखा है बच्चों आपके पास A और B की पावर 3। तो अब मुझे बच्चों इसका क्या निकालना है? अब आपसे कहा गया है कि आप इसका क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम लेना है मुझे किसका? P और Q का बच्चों। तो P और Q का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम में हम क्या लेते हैं बच्चों? जो यहाँ पे जो इसकी पावर है, घात है, वो 1 है A की, और यहाँ पे घात 3 है। तो जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम के अंदर अगर जैसे यहाँ भी है यहाँ भी है, जो कॉमन पूर्णांक है आपका, उसकी जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको एलसीएम के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा A की पावर 3, और यहाँ पे B में जो बड़ी पावर है, तो B में बड़ी पावर क्या है? 3 है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा B की पावर 3। तो हमारा एलसीएम आया बच्चों A की पावर 3 गुना B की पावर 3, ये हमारा एलसीएम है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया? आगे कहा गया है कि A और B अभाज्य संख्याएं हैं, तो धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल को एलसीएम से विभाजित करने पर, धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल को, अगर मुझे जो P और Q है इनका मुझे गुणनफल लेना है, P और Q की गुना करनी है बच्चों, P और Q की मुझे क्या करनी है? गुना करनी है बच्चों, P और Q की। तो P और Q की मैं गुना करता हूं तो P मेरे पास है A रेज़ टू पावर 3 और B की पावर 2 गुना में Q। तो Q कितना है बच्चों? A B रेज़ टू पावर 3। और अगर मुझे इसको क्या करना है, जो गुणनफल है उसको यहाँ पे दे रखा है, गुणनफल को एलसीएम से विभाजित करने पर। तो ये मेरा गुणनफल आया है। अगर मैं इसको विभाजित करता हूं, विभाजित मतलब भाग करता हूं किससे? एलसीएम से। तो एलसीएम मेरे पास है A की पावर 3 गुना B की पावर 3। तो बच्चों इसमें क्या करना है, जो चीज़ कैंसिल आउट होती है उसको हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे A रेज़ टू पावर 3 से हमारा A रेज़ टू पावर 3 कट गया, और B रेज़ टू पावर 3 से हमारा B रेज़ टू पावर 3 कट गया। तो हमारे पास क्या बचा बच्चों? यहाँ पे हमारे पास बचा A और ये आपका बचा B²। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? AB²। तो AB² कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको? B ऑप्शन में। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा AB²। तो हमारा B ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, अगला क्वेश्चन है जो हमारा दे रखा है, सेकंड नंबर का जो पर्सन है बच्चों, 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एलसीएम क्या होगा। तो ये भी फर्स्ट चैप्टर से ही है, एलसीएम ही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो ये वर्ड है भाज्य, तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाज्य संख्या होती क्या है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि भाज्य संख्या होती क्या है। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ भाज्य संख्या की या भाज्य संख्याओं की। क्या होती हैं बच्चों भाज्य संख्याएं? तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं बच्चों जो जिसके मोर देन 2 गुणनखंड होते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जिनको मतलब आप कह सकते हो कि भाई ऐसी संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाग हो जाती हैं, उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ये शुरू होती हैं बच्चों आपकी 4 से, 4,
6, 8, 9, 10 और 12, 14, 15, इस तरह से हम चलते रहेंगे कंटिन्यू। तो इस तरह से आपको चलता रहना है। अब इसमें यह कहा गया है कि हमारे सवाल में यह कहा गया है बच्चों, 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? अगर मैं 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करता हूं, 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है बच्चों? बताओ भाई, कौन सी होती है? 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या। अभी मैंने लिखा है 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? यहां पे 10 है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गई 10, 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब यह कहा गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटा नंबर क्या है भाज्य संख्या में? 4 है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हुई? 4 हुई। अब मुझे क्या करना है? मुझे 10 और 4 का एलसीएम निकालना है। तो मुझे एलसीएम चाहिए किसका? 10 और 4 का। तो 10 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं बच्चों। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 10 के गुणनखंड की, तो 10 के गुणनखंड क्या बनेंगे बच्चों? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुना में 5 लिख सकता हूँ। और मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 2 गुना में 2 लिख सकता हूँ। 2 दूनी 4 होते हैं। तो इसमें जो वर्ड कॉमन है, जो संख्या कॉमन है, उसको ये कॉमन है, ये कॉमन है। 2 यहाँ पे क्या है? कॉमन है। तो इसमें भाई इसका मतलब इसका जोड़ा बन गया। जोड़े का मतलब है, जोड़ा कब बनता है? जब शादी होती है। तो इसका मतलब इनकी तो हो गई शादी। तो बेचारे 5 और 2 रह गए रंडवे हमारे। तो इनको क्या करना है भाई? रंडवों को तो लेना ही लेना है भाई। यहाँ पे एलसीएम के साथ जो जिनकी हो गई शादी उनको तो रखना है एक सिंगल, और जो बच गए हमारे रंडवे उनको रख लो सेम भाई, 5 और 2। अब इनकी क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 20 आ गया। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, हमारा राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन जो होगा उसको देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है हमारा बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। 441 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक है। भाई इसमें कहा गया 441 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक है। 441 है जो, अगर मैं उसके अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो उसमें जो 7 है, 7 की घात कितनी आएगी? 7 कितनी बार आएगा देखते हैं। तो हम यहां पे क्या कर लेते हैं बच्चों? 441 के गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। 441 है, कितने से डिवाइड होगा? तो आपको 3 का डिविजिबल, 3 का जो विभाजकता का नियम है वो आपको आता होगा। तो हम देख लेते हैं 3 से भाग है नहीं है। 4 4 8, 8 और 1 9। तो अगर अंकों का योग 3 से भाग हो जाता है तो वो संख्या भी 3 से भाग हो जाती है। ये हमारी विभाजकता का नियम होता है। और जिस संख्या के लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, वो संख्या 2 से कंप्लीटली भाग हो जाती है। तो ये संख्या हमारी 3 से पूरी भाग हो जाएगी। 3 से इसको भाग करते हैं, 3 एकम 3, 1 बचेगा यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे 1 बच रहा, तो ये 14 बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, यहाँ पे 2 बच रहे हैं, 3 7 21। तो इसको फिर 3 से करते हैं, 3 से हो जाता है। तो 3 चौक 12 और 2 बचे यहाँ पे, 3 निम 27। और 7 से करेंगे, 7 7 49 होते हैं, और 7 एकम 7 होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो 441 है उसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आए बच्चों 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। तो ये इसके क्या निकल के आ गए? अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? इसको मैं लिख सकता हूँ 3 कितनी बार है? 2 बार है तो 2 कर दो,
और 7 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 कर दो। अब इसमें ये पूछा गया था कि 7 का घातांक क्या है, तो यहाँ पे 7 का घातांक क्या है, 7 की मतलब घात क्या है बच्चों, तो 7 की घात है यहाँ पे 2, तो ऑप्शन में देख लीजिए, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द्विघात समीकरण बोल दो इसको। तो ये हमारा द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 आप जानते ही हैं, आपने पढ़ा होगा। तो बच्चों इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण का ग्राफ नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे ये थोड़ा रफ हो रहा है, तो इसका ये पूछा गया है कि नहीं है। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण का ग्राफ नहीं है। अब आप जानते हो कि जो द्विघात जो समीकरण होती है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होती क्या है। एक भाई ऐसी समीकरण जिसकी घात कितनी हो, 2 हो। घात किसकी लेनी है आपको, जो वहां पे आपका वेरिएबल नंबर है, मतलब चर संख्या है, चर संख्या की घात 2 होनी चाहिए, वही आपकी क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं किसकी, 10th क्लास में हम 3 प्रकार के समीकरण को पढ़ते हैं। तो एक होती है आपकी रेखिक, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं रेखिक समीकरण की बच्चों, यहाँ पे मैं लेके चलता हूं रेखिक समीकरण। तो आपका जो रेखिक समीकरण होता है, एक रेखिक बहुपद भी होता है, लेकिन यहाँ पे रेखिक समीकरण की बात कर रहा हूं मैं। रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है, रेखिक समीकरण हम लिखते हैं कैसे, ax + b बराबर 0। ये एक रेखिक समीकरण का उदाहरण लिख लिया मैंने यहाँ पे। और ये कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे जो a की वैल्यू, a कांस्टेंट है, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो रेखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो जैसे नाम से पता चल रहा रेखिक है, तो इसका जो ग्राफ होगा, जो रेखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन बन सकता है। वो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, मतलब आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। एक सीधी रेखा का ग्राफ, जो हमारी सीधी रेखा का ग्राफ बनाता है रेखिक समीकरण, सीधी रेखा। अगर मैं बात करता हूं यहां पे किसकी बच्चों, जो सेकंड नंबर है, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होती है, तो द्विघात समीकरण ax² जमा bx जमा c बराबर 0। कंडीशन ये है कि a नॉट इक्वल्स टू 0, a आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर a आपका 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगी। तो ये आपकी द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण का जो ग्राफ बनता है वो आपका परवलय आकार का होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं परवलय आकार का होता है। ठीक है बच्चों। और इसको इंग्लिश में कहते हैं पैराबोलिक, मतलब ये पैराबोलिक शेप में होता है। अब पैराबोलिक शेप कैसी होती है ये आप क्लास 11th में सीखोगे कि जो पैराबोलिक शेप होती है वो कैसी होती है, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। द्विघात जो समीकरण होता है वो पैराबोलिक मतलब परवलय आकार का, इसका जो ग्राफ होता है वो आपका परवलय आकार का बनता है, मतलब पैराबोलिक आकार का बनता है। अब जो पैराबोला होता है वो आपके 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक आपका अपवर्ड पैराबोला होता है, इसमें आपका अपवर्ड पैराबोला बना हुआ है, मतलब ये तो आपका द्विघात समीकरण का है। एक डाउनवर्ड पैराबोला होता है, इसमें ये भी है। एक आप ये भी डाउनवर्ड है, ये भी है। और इसमें अगर आपका ये आ जाता भाई ऑप्शन में ऐसा होता बच्चों, ये भी आपका होता, इसका मतलब ये भी आपका द्विघात समीकरण का ग्राफ होता है। और अगर ये ऐसा होता है ये भी द्विघात समीकरण का ग्राफ होता है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, आपसे पूछा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका नहीं बनेगा यहाँ पे। द्विघात समीकरण का जो ग्राफ है वो ऑप्शन डी नहीं है बच्चों यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपना नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। अगर आपको कुछ डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप पूछ भी सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। हमारा 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है k का वह मान जिसके लिए समीकरण
2x² माइनस के एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल समान है। इसके लिए बच्चों मैंने आपको एक स्टोरी भी सुनाई थी कि भाई इसमें हम ये पूछा गया है कि जब इसके मूल समान हैं, मूल कब समान होते हैं भाई, इसके लिए मैंने आपको एक बताया था कि भाई अगर आपने देखा होगा कि जो हमारा एक डॉन होता है, डॉन का रवैया ही कुछ और होता है, ठीक है। अगर डॉन वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं कि भाई जो एक खतरनाक सा इंसान होता है उसके लिए हम डॉन वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जिससे लोग बाग डरते हों तो उसी को हम डॉन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने आपको डी निकालना सिखाया था तो डी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो डी निकालने के लिए मैंने आपको द्विघात समीकरण में एक फॉर्मूला बताया था कि ax² जमा bx जमा c बराबर 0 बट a नॉट इक्वल्स टू 0। अगर मुझे इसका d निकालना है बच्चों, d कैसे निकालते हैं हम, d निकालने के लिए फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, और ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसके लिए हमारी पास 3 कंडीशंस होती हैं। वो 3 कंडीशंस क्या हैं वो देख लीजिए। पहली कंडीशन है हमारे पास d, अगर हम निकालते हैं और d का मान क्या आता है बच्चों, आपका d का मान ग्रेटर देन 0 आता है। मतलब d का मान अगर आपका ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो उसका कोई ना कोई अस्तित्व है। तो अगर d का मान 0 से बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि इसके जो मूल रहेंगे, इसके कितने, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इसके मूल कितने रहेंगे। इसके 2 ही मूल बनेंगे क्योंकि यहाँ पे इसकी जो घात है वो 2 है, तो इसके तरह से इसके जो मूल भी बनेंगे वो 2 ही बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके मूल रहेंगे वो दोनों के दोनों वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे बच्चों, और वास्तविक होंगे और असमान होंगे, मतलब वो इक्वल नहीं होंगे। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी बच्चों, अगर d बराबर 0 है, d बराबर 0 है तो मूल क्या रहेंगे, इसके वास्तविक होंगे, वास्तविक और समान होंगे। भाई कैसे रहेंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। तीसरी अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तीसरी कंडीशन क्या होती है, d लेस देन 0, मतलब d का मान 0 से छोटा आता है तो मूलों का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो उनका जो मूल होंगे वो अवास्तविक होंगे और असमान होंगे, असमान होते हैं। तो इसमें अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे क्वेश्चन में हमारे लिए क्या दिया हुआ है, इस प्रश्न पर नंबर 5 में हमें k का मान निकालना है जब इसके मूल कैसे हैं बच्चों, समान है। तो मूल कैसे हैं, समान है। तो मूल अगर समान है तो मूल कब समान होते हैं, जब d का मान आपका क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे पहले तो 0 निकाल लेता हूँ। इस जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है द्विघात समीकरण की, इसके साथ में इसको कंपेयर करूं, तुलना करूं इसकी, तो यहाँ पे जो a बराबर होगा तो a तो रहेगा 2, b रहेगा आपके पास माइनस के, और c रहेगा आपके पास प्लस का के, ठीक है। अब मुझे d निकालना है तो d कैसे निकालते हैं, b² माइनस 4ac। तो b कितना है यहाँ पे आपके पास माइनस के है तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 है, और इंटू में k लिखोगे आप। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये स्क्वायर करोगे तो ये k², नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 और 2 की गुना करेंगे, 4 दूनी 8, और अगर मैं यहाँ से k कॉमन लेता हूँ तो k माइनस 8, और इसको d को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो d का मान यहाँ पे 0 के बराबर रखिए, तो k का मान एक तो 0 निकल का आ गया, और k माइनस 8 बराबर 0 रखोगे तो k का मान एक 8 आ जाएगा। तो k की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, 0 और 8। तो इसमें ऑप्शन में देख लीजिए, तो ऑप्शन में हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो k की 2 वैल्यू निकल के आई हमारे पास, 0 और 8। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यदि किसी वृत्त के व्यास के एक छोर के निर्देशांक 2,3 है और केंद्र के निर्देशांक -2,5 है, तो व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक हैं। हमसे पूछा गया है कि आपका कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री है जो चैप्टर नंबर 7 है उससे लिया गया है। तो इसमें देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों। हमारे पास एक वृत्त दे रखा है। वृत्त आप सभी जानते हो क्या होता है, जैसे हमारी चूड़ी होती है या पहिया होता है, उस शेप में हमारा वृत्त होता है। ये वृत्त का केंद्र होता है, ये हमने केंद्र मान लिया, ठीक है जी। अब जो जीवा केंद्र से पास होती है, केंद्र से पास होके जाती है, उसको कहते हैं हम व्यास, उसको हम व्यास कहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी जीवा होती है, इसको हम व्यास कहते हैं। अब इसमें ये इस सवाल में दे रखा है कि केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं आपके पास -2,5 और यहां पर जो इसको मैं इस एक छोर को मान लेता हूं A और एक छोर को मान लेता हूं मैं B, और यहां पे A के निर्देशांक दे रखे हैं 2,3। तो आपसे पूछा गया है कि भाई B के निर्देशांक, दूसरा जो छोर है उसको जिसको मैंने B माना है, तो आपसे कहा गया है कि B के निर्देशांक क्या होंगे। तो B के निर्देशांक को हम मान लेते हैं भाई ये मेरे x, y है। तो मुझे x और y का मान निकालना है, x और y का मान मुझे यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे। अब हम एक चीज ये जानते हैं कि जो वृत्त का जो केंद्र होता है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो वृत्त का केंद्र व्यास का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो जब ये मध्य बिंदु है तो भाई हम इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक हम कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास एक कोई लाइन सेगमेंट दे रखी है, मतलब एक रेखाखंड है ए और बी, ए के निर्देशांक दे रखे हैं x1 और y1 और बी के निर्देशांक दे रखे हैं x2 और y2, और आपसे कहा गया है कि भाई एक P बिंदु है जो इसके मध्य में है, बीच में है, तो इसके निर्देशांक x और y मान लेता हूं। तो आपसे कहा गया है कि x और y का मान क्या होगा। तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक मैं कैसे निकालूंगा। तो जो P के निर्देशांक निकल के आएंगे x और y, वो हम निकालते हैं भाई x1 जमा x2 बटे में 2 और y1 जमा y2 बटे में 2। तो ये हमारे निर्देशांक होते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये आते कहाँ से हैं, ये हमारा जो विभाजन सूत्र होता है वहीं से निकल के आते हैं, क्योंकि जो मध्य बिंदु होता है वो इसको समान रेशो में डिवाइड करता है, 1:1 लेके इसको हम चलते हैं। तो जब हम इसमें विभाजन सूत्र लगाते हैं तो ये हमारे पास यही निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन हमें लगानी है जो मेरे पास O है, मतलब O क्या है, केंद्र है, किसका, वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं मेरे पास -2,5 और यहाँ पे मुझे x1 आपके पास दे रखा है यहाँ पे x, और ये दे रखा है आपके पास वो x2 है 2 डिवाइडेड बाय 2 और y जमा 3 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आगे जो सॉल्यूशन होगा इसका वो हो जाएगा हमारे पास, इनको हम कंपेयर कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। तो माइनस जो 2 है उसको बराबर रखेंगे x जमा 2 बटे 2 और यहाँ पे इसकी हम कर देते हैं आर पार गुना। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 के साथ इसकी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x जमा 2। तो यहाँ पर मेरा जो x का मान निकल के आएगा, 2 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस, तो x का मान निकल के आ गया मेरे पास कितना, -6 आ गया। अब यहीं पे मैं निकाल लेता हूँ y का मान। तो y का मान कितना आ जाएगा आपके पास, y जमा 3 बटे 2, इसके डिवाइड में 1 लगा देते हैं, यहाँ पे आर पार गुना कर देते हैं। तो 5 दूनी 10
बराबर y जमा 3, तो 10 और 3 को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा y का मान आ गया 7। तो यहाँ पे जो मेरे पास b के निर्देशांक निकल के आए वो आ गए -6,7। तो ये हमारा वो जो व्यास है उसके दूसरे छोर के जो निर्देशांक है वो -6 और 7 हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो लेते हैं। 7th क्वेश्चन, 7th जो क्वेश्चन है वो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको पता है कि अब की बार जो हरियाणा बोर्ड ने जो पेपर अपना डिज़ाइन करना है वो इस तरह से करना है कि उसमें कुछ जो पर्सन्स आएंगे आपके वो एमसीक्यू होंगे, कुछ आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, कुछ आपके अभिकथन और तर्क से होंगे। तो इस तरह से आपके जो टोटल 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे वो 20 क्वेश्चंस बनेंगे। तो अब हम 7th क्वेश्चन हमारा जो ट्राइंगल वाला चैप्टर है उससे लिया गया है। तो इसमें आपसे पूछा है कि सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समरूप जो वर्ड है जिसको हम इंग्लिश में सिमिलर बोलते हैं, तो समरूप का मतलब होता है जो रूप में, मतलब समान रूप, जिनकी शकल एक जैसी हो, जिनकी जो शकल एक जैसी हो तो उनको हम समरूप आकृति कह सकते हैं, जो देखने में आपको एक जैसी लगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि भाई एक ताजमहल आगरा में स्थित है और एक ताजमहल आपकी घर की जो वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, जो घर की छज्जी होती है उसके ऊपर भी रखा होगा आपके घर में। तो उन दोनों का अगर मैं बात करता हूं तो वो दोनों कैसे हैं, वो दोनों आपको समरूप है। हमें उनका रूप देखना है, ना कि वो छोटे बड़े हैं ये देखना है। तो इसमें यह कहा गया है कि सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें यह बात ध्यान रखना, यहां पे तो आपको त्रिभुज का पूछा गया है, तो आपको और किसी का भी पूछ सकता है, वो मैं बता देता हूं। जितने भी आपके समबाहु जो त्रिभुज होते हैं, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, ऐसे त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं समान होती हैं उनको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज आपके सभी क्या होते हैं, समान होते हैं, मतलब समरूप होते हैं। तो और इसमें एक चीज ये याद रख लेना आपका ये तो समबाहु हो गए, ये सभी क्या रहेंगे, समरूप रहेंगे। एक आपका जो वर्ग होता है, वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, तो वर्ग की चारों भुजाएं भी क्या होती हैं, समान होती हैं। चारों कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो जो वर्ग होता है हमारा, वर्ग भी क्या होता है, समरूप होता है। जितने भी आपके वर्ग होते हैं सभी कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त आपके जितने भी वृत्त होते हैं, सर्कल होते हैं, सभी कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। चाहे आपके पास समबाहु त्रिभुज आ जाए, वर्ग आ जाए या वृत्त आ जाए, तो ये जितने भी होते हैं आपके सारे के सारे समरूप होते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये 1 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। आगे बात करते हैं, और जो समरूपता के बारे में जो हमें ज्ञान दिया था वो हमारे एक मैथमेटिशियन थे, जिसकी हम एक थ्योरम भी पढ़ते हैं, जो थेल्स थ्योरम है हमारी। तो थेल्स जो नाम दिया गया था, वो थेल्स एक मैथमेटिशियन हुआ था। तो थेल्स ने एक थ्योरम बनाई थी जिसको थेल्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है, जिसको आप शॉर्ट में बीपीटी भी कहते हो। अब हम बात करते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन है, दी गई आकृति में एसी और AB ओ पर केंद्रित वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। यदि COD 120 डिग्री का है तो BOA बराबर होगा। तो आपसे पूछा गया है कि अगर ये आपका है 120 डिग्री का है तो BOA जो आपका कौन बन रहा है, मैं यहां से डार्क कर देता हूं, BAO
और इसको आप मिला सकते हो, ये रेडियस है, ये इसकी रेडियस है मतलब त्रिज्या है। तो ये ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल के अंदर जो ये कोण बन रहा है, ये वाला जो बीच वाला होता है उसको हम कोण लेते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है BOA कितने डिग्री का होगा जब COD, मतलब जब आपके पास जो ये वाला कोण है COD ये 120 डिग्री का है। तो मैं आपको इसको बता देता हूं यहीं पे। तो अगर ये आपका COD है 120 डिग्री का है, तो आप ये जानते हो कि भाई अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है मतलब एक सीधी रेखा है, और ये एक तिर्यक रेखा है मतलब तिरछी रेखा है। तो जो ये कोण बनते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो इसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोण का जो सम रहेगा वो 180 डिग्री होगा। इन दोनों का जो सम रहेगा वो 180 डिग्री होगा। अगर 180 में से मैं 120 घटा देता हूं तो यहां पे इसका जो मान बचेगा वो 60 डिग्री बनता है। वो कितना बचेगा? 60 डिग्री बचेगा। तो जब ये 60 डिग्री का है आपका, तो ये कोण 60 डिग्री का है, और ये हमारी एक थ्योरम है, ये जो थ्योरम नंबर हमारे 10.1 NCERT के अंदर, तो वो इस बात को कहती है कि जो हमारी त्रिज्या होती है, त्रिज्या हमेशा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो त्रिज्या हमेशा क्या होगी? स्पर्श बिंदु पर लंब रहेगी। मतलब ये कोण आपका रहेगा 90 डिग्री का। तो ये 90 हो गया। और आप एक बचपन से एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम पढ़ते आ रहे हैं, जो त्रिभुज की एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, वो क्या कहती है कि त्रिभुज के सभी कोण, मतलब सभी कितने कोण होते हैं त्रिभुज में? 3 कोण होते हैं। तो तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो जो ये वाली त्रिभुज है, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो यहां पे इसके तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहां पे अगर 180 में से मुझे ये वाला कोण निकालना है, तो 180 में से मैं 60 + 90, तो 60 माइनस कर देता हूं 60 + 90, तो 60 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो गया बच्चों? कितना हो गया? तो 60 + 90 हो गया आपका कितना? 150। तो 180 में से 150 जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो ये वाला कोण आपका कितना निकल के आ गया बच्चों? 30 डिग्री आ गया। तो ये आपका 30 डिग्री आ गया। तो आप यहां पे ये कह सकते हो भाई ये भी तो आपका क्या है बच्चों? ये भी तो लंब ही है। और जब ये आपका 60 डिग्री का है, ये वाला कोण 60 का है, तो ये जो दोनों त्रिभुज बने हुए हैं, ये दोनों आपस में कैसे हैं? सर्वांग सम त्रिभुज हैं। और सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत पार्ट होते हैं वो आपके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये 90 का है, तो ये आपका बनेगा 120। तो ये आपका होगा, आपका जितना ये बनेगा यहाँ पे इतना ही ये बनेगा। एक मिनट करे, बंद करो। तो जो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज की अगर मैं बात करता हूं और इस वाले त्रिभुज की अगर मैं बात करता हूं, तो ये दोनों त्रिभुज आपके कैसे हैं? सर्वांग सम त्रिभुज हैं। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत पार्ट होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इस वजह से ये कोण भी कितने का रहेगा आपका? 30 डिग्री का रहेगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है एक वृत्त में अधिकतम खालिस्तान समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगर एक वृत्त की बात करता हूं मैं, ये एक वृत्त है जो आपकी पहिए की शेप में होता है, बाइक का पहिया, कार का पहिया हो गया, और ये इसका सेंटर हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि जो लाइन सेंटर से जाती है, जो रेखा, तो वो आपकी क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो ये इसका क्या हो गया? व्यास हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसकी स्पर्श रेखाएं ड्रॉ करता हूं, तो भाई एक स्पर्श रेखा इसकी ये हो जाएगी, इसको आप L कह दो। एक स्पर्श रेखा आपकी ये हो जाएगी, इसको आप क्या कह दो? M कह दो। तो L किसके समानांतर है? M के समानांतर है। तो एक वृत्त में अधिकतम समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। या तो भाई ऐसे खींच सकते हो आप, या फिर व्यास आप ऐसे डालो।
और इसको आप इस तरह से स्पर्श रेखा खींच लो भाई, ये आपकी एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक स्पर्श रेखा ये हो गई, ऐसे खींच सकते हो। तो अधिकतम आप कितनी खींच सकते हो? तो अधिकतम या फिर ऐसे व्यास लो, कैसे भी ले लो, तो अधिकतम 2 ही खींच सकते हैं हम। तो मैक्सिमम 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हमारा 10वां क्वेश्चन है, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा। क्या यह बात सही है? भाई आपसे यह पूछा गया है कि थीटा के जितने भी मान होते हैं वो सभी कोस थीटा के बराबर होते हैं। क्या यह बात सही है? ये तो जरा सर झूठ बोल रहा है। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर कि जो साइन 45 होता है वो कोस 45 के बराबर होता है। भाई इन दोनों का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। तो ये क्या है, ये बात तो ठीक है, 45 पे ये क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन इसने ये वर्ड दे दिया सभी थीटा के सभी मानों के लिए समान होते हैं। तो थीटा के सभी मानों के लिए समान नहीं होते। अगर मैं यहां बात करता हूं किसकी? साइन 30 की, तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। और अगर मैं यहां पे बात करता हूं कोस 30 की, और कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो ये बराबर कहां हुए? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसी है? गलत स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी? गलत होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक्स है, 8वां चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक्स है, वहीं से लिया गया है ये क्वेश्चन भी। तो आपसे कहा गया है 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, ये किसके बराबर होगा? भाई आपको आइडेंटिटी याद होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक की। भाई आपने पढ़ा होगा कि भाई sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। आपने एक आइडेंटिटी ये पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। मैं इनका प्रूफ नहीं बता रहा यहां पे। और अगर मैं बात करता हूं किसकी? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये 3 आइडेंटिटी होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर, जो हम सब जगह यूज करते हैं। इनका ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर अधिकतर क्वेश्चनों में यूज होती हैं। तो यहां पे पूछा गया इसका मान क्या होगा? तो यहां पे जो हमारे ये भाई साहब है 9, तो ये आपको क्या नजर आ रहे हैं? दोनों के साथ हैं। तो 9 को क्या निकाल लो? कॉमन निकाल लो। तो ये आपका क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि भाई sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। तो 9 × 1 कितना हो गया? 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 9। तो इसका राइट आंसर होगा 9। तो 9 इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलता है। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक से ही है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक से लिया गया है ये क्वेश्चन भी। आपसे कहा गया है कि sec थीटा को जब कोट थीटा के रूप में व्यक्त किया जाता है तो यह किसके बराबर होता है? आपसे कहा गया है कि जो हमारा sec थीटा है, अगर sec थीटा को मैं कोट थीटा में बदल दूं तो वो किसके बराबर आएगा? भाई तो बदल देते हैं। देखो भाई कैसे करना है। भाई अभी मैंने एक आइडेंटिटी आपको बताई थी पिछले क्वेश्चन में, 11वें क्वेश्चन में। क्या बताया था? कि जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? वो आपका 1 के बराबर होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो यहां से अगर मैं मान निकालता हूं किसका? sec स्क्वायर थीटा का, तो sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 जमा में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब हमें तो किस में बदलना है? हमें तो कोट में बदलना है। तो आप जानते हो जो tan होता है वो क्या होता है? कोट का रेसिप्रोकल होता है, कोट का उल्टा होता है। तो ये tan को मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? 1/कोट स्क्वायर थीटा। और इसके डिवाइड में 1 है, यहां से एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया? कोट स्क्वायर थीटा, ये आपका कोट स्क्वायर थीटा, और यहां पे आ जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहां पे आपका जो sec स्क्वायर थीटा निकल के आया है वो क्या निकल के आया है? वो आ गया आपका 1 जमा में कोट स्क्वायर थीटा, और इसके बटे में क्या है बच्चों? कोट स्क्वायर थीटा।
ठीक है जी। हमें सेक थीटा का मान चाहिए था, स्क्वायर का नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर रूट, तो सेक थीटा आपका निकल के आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और जो आपका कोट स्क्वायर थीटा है इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा ओनली कोट थीटा। तो हमारा जो निकल के आ गया भाई यहां पे सेक थीटा किसकी टर्म में आ गया, कोट की टर्म में आ गया। तो हमारा जो सेक थीटा कोट की टर्म में क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये बनेगा आपका अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इसके डिवाइड में आएगा कोट थीटा, ये आपका कोट थीटा है। तो जो हमारा सेक थीटा है वो कोट की टर्म में ये निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका देखते हैं कहां से है, ये आपका लिया गया है जो चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 से है। ये कहता है कि भाई यदि 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया जमीन पर, 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया जमीन पर 2 वर्गमूल 3 मीटर लंबी पड़ती है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये उन्नतांश लिख रहा है, तो आपसे उन्नयन कोण पूछा गया है कि उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखते हैं उन्नयन कोण क्या होगा। तो हमें पूछा है कि जो हमारे सूर्य देवता हैं उससे जो खंबे के ऊपर उसकी जो रोशनी पड़ रही है और खंबे की क्या बन रही है, छाया बन रही है। तो आपको खंबे की लंबाई, ऊंचाई दे रखी है, खंबा कितना ऊंचा है, और उसकी छाया की लंबाई दे रखी है। तो आपसे पूछा गया है कि जो सूर्य देवता है वो खंबे की जो ऊंचाई है और उसकी जो छाया है, उनके बीच में जो छाया के बीच में जो आपकी जो रेज आ रही है, सूर्य की जो किरणें आ रही हैं, और जो छाया की जो लंबाई आपकी जो छाया है, उनके बीच में कितना कोण बन रहा है, उस कोण को निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, हम मान लेते हैं भाई हमारे पास ये हमारा एक खंबा है, इसका नाम रख लेते हैं, आप कुछ भी रख लो भाई, मैं तो ए बी रख रहा हूं। तो ए बी कितना है, 6 मीटर, ए बी कितना है, 6 मीटर। ये हमारे सूर्य देवता है, यहां से ये किरणें दे रहे हैं, तो इसके ऊपर जब छाया, इसके ऊपर जब इसकी रोशनी आएगी तो इसकी छाया बनेगी, ये इसकी छाया बन गई। तो इस छाया की लंबाई दे रखी है जमीन पर, ये जमीन पर इसकी जो छाया बन रही है इसकी लंबाई दे रखी है 2 वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है जी। तो इसकी जो भाई किरणें, इसको ऐसे बना देता हूं मैं, इसकी किरणें, तो यहां पे जो सूर्य, तो यहां पे जो कोण बनेगा, जो आपका यहां पे कोण बनेगा, ये आपका थीटा है, तो ये आपका सूर्य का उन्नयन कोण कहलाएगा। तो इस थीटा का मान आपको बताना है कि ये थीटा क्या है, इस थीटा का मान क्या होगा। अब आपको बता रखा है भाई इसके लिए क्या है, इसके लिए हमारे पास याद करने की एक ट्रिक होती है, स्कूल कॉलेज टाइम पास, स्कूल कॉलेज। तो हम इसको याद कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज टाइम पास और लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाला अमरूदी लाल कच्चे कच्चे आम बेचता है। तो यहां पे एस क्या है, एस है आपका यहां पे साइन, जो साइन होता है वो होता है आपका लंब बटे कर्ण, और आपका जो यहाँ पे सी है, सी से बनेगा कोस, कोस होता है आपका आधार बटे कर्ण, और टी से बनेगा टेन, टेन होता है आपका लंब बटे आधार। अब आपको ये पता होना चाहिए भाई एल क्या है, ए क्या है और के क्या है, मतलब लंब कौन सा होता है, कर्ण कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है। तो ये हमारा भाई जो मीनार खड़ी हुई है, ये जो खंबा है ये 90 डिग्री पे खड़ा होगा भाई, स्ट्रेट बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। तो इसके जो सामने की, बिल्कुल इसके सामने की जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, और जिसके साथ हमारा थीटा बन रहा है, जो ये थीटा होता है, तो इसको हम आधार कहते हैं, और थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो आपकी लंब कहलाती है।
तो आपको लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, थीटा आपसे पूछा है, और लंब और आधार हमारा होता है tan के अंदर। तो यहां पे हम निकाल सकते हैं। तो हमारा जो भाई यहां पे हमें निकालना क्या है, थीटा निकालना है। तो ये रिलेशन लग जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हो गया हमारा 6 और आधार हो गया हमारा 2 वर्गमूल 3। तो 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा 3 बटे वर्गमूल 3। अगर मैं इसको हर का परमीयकरण कर दें, वर्गमूल 3 से इसको नीचे गुना कर देते हैं, वर्गमूल 3 से इसको ऊपर गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 की गुना वर्गमूल 3 से करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 से हम 3 को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास जो tan थीटा है वो किसके बराबर आया, वर्गमूल 3 के। और tan में वर्गमूल 3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है, 60 डिग्री का। तो tan से tan रिमूव करेंगे तो थीटा बराबर आपका कितना आ गया, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हमें कहां नजर आ रहा है, ऑप्शन बी में हमारा 60 डिग्री है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। तो 14 क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति, हमें एक आकृति दे रखी है, आपको नजर आ रही होगी। दी गई आकृति 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड का परिमाप है। आपसे पूछा है इस त्रिज्याखंड का परिमाप कितना होगा। अब परिमाप क्या होता है, परि जमा आमाप। परि का मतलब होता है बाहरी और आमाप का मतलब होता है मापना। तो उसकी जो बाहरी माप है उसको आपको बताना है, वो कितनी है वो आपको बतानी है। तो इसकी त्रिज्या आपके पास दे रखी है, तो ये त्रिज्या दे रखी है यहां से यहां तक, ये आपकी त्रिज्या है, इसको ओ बिंदु मान लो। ये दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, ये दे रखी है, ये वाली भी त्रिज्या है, ये है आपकी 10.5 सेंटीमीटर। अगर आपको ये और मालूम पड़ जाए, अगर आप ये और निकाल दो तो इन तीनों को जोड़ देंगे हम और हमारा परिमाप निकल के आ जाएगा। अगर आप ये और निकाल दो तो ये जो मैंने कलर कर दी रेड कलर से, अगर ये मुझे पता चल जाए तो मैं इसका परिमाप निकाल दूंगा आसानी से। तो ये कैसे निकालूंगा, इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है। ये क्या है, ये हमारी एक चाप है, इसको हम चाप कहते हैं। और संगत चाप की लंबाई हम कैसे निकालते हैं, तो संगत चाप की लंबाई के लिए हमारे पास एक रूल होता है, एक फॉर्मूला होता है। वो क्या है वो देख लीजिए। संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई बराबर होती है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। तो अगर मैं यहां पे थीटा कितना दे रखा है आपका 60 डिग्री, 60 बटे 360 गुणा 2, गुना में क्या करोगे पाई का मान कितना रखोगे 22 बटे 7। और भाई यहां पे गुना में क्या रखना है आर कितना है 10.5। तो 10.5 पॉइंट हटाने के लिए मैंने यहां पे 10 लगा दिया। तो इसको मैं कैंसिल आउट करता हूं, 0 से 0, 6 से ये काटेंगे, 6 6 36 हो गया भाई। और 2 से इसको काट दो, 2 3 6 हो गया जी। और 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 3 बचे, 7 पंजे 35। और 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजा 15। और 2 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। और 2 से 2 एकम 2, 11 पे ये कट गया। तो ये हमारा सारा कट पीट के कितना आ गया 11 सेंटीमीटर आ गया भाई। ये हमारा 11 सेंटीमीटर आ गया। ये 11 सेंटीमीटर आपका क्या निकल के आया है, 11 सेंटीमीटर आपके पास ये वाली लेंथ निकल के आ गई। तो आपको क्या चाहिए था इसका भाई, हमें तो इसका परिमाप चाहिए था। तो इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप हो जाएगा, इन सबको जोड़ दीजिए, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 11। तो 10.5 में 10.5 जोड़ेंगे तो 10 10 20, 20 से 1 कितना हो गया 21। तो ये हो जाएंगे भाई 21, 21 प्लस 11, 21 में 11 जोड़ेंगे तो कितने हो गए भाई, तो ये आपके हो गए 32, 32, 1 1 2, तो 32 सेंटीमीटर इसका क्या आएगा
परिमाप आएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन बी हमको नजर आ रहा है 32 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यदि किसी घड़ी की मिनट की सुई 10 सेंटीमीटर लंबी है तो सुबह 9 बजे से 9:15 बजे के बीच मिनट की सुई द्वारा वर्णित घड़ी के मुख का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई आपको यह कहा गया है इस सवाल में कि आपके पास मैं एक घड़ी बना देता हूं। तो ये एक घड़ी है, ये इसका सेंटर है। आप ये जानते हो यहां पे बसते हैं 12 के सामने बसते हैं 6, और भाई इधर बसते हैं 3, और 3 के सामने बसते हैं 9। ऐसे ही बसते हैं सर। तो हम देखते हैं कि भाई इसने ये कहा है कि सुबह 9 बजे से 9:15। भाई ये सुबह हमारी जो घड़ी की सुई थी वो यहां पे थी भाई 9 बजे, मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं। तो ये 9:15 मतलब 15 मिनट बाद भाई ये यहां पे आ गई होगी, 15 मिनट बाद ये यहां पे आ गई। तो भाई इसने अब ये आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भाई यहां से चलने के बाद ये यहां पे आ गई, तो ये इसने कितना क्षेत्रफल चला, इसका क्षेत्रफल बताना, ये इसने कितना चला। तो ये क्या बन गया आपका सेक्टर बन गया, मतलब त्रिज्याखंड बन गया। इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें ये वाला कोण मालूम हो। और ये कोण हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। भाई हमारे पास घड़ी की जो ये है ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गई। तो मुझे अगर ये थीटा पता चल जाए, ये इसको थीटा कह देते हैं, ये थीटा अगर मालूम हो जाए तो मैं इजीली इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। तो थीटा निकालते हैं। तो थीटा कैसे निकलेगा वो देख लो भाई। अब आप ये जानते हो कि जो भाई घड़ी होती है और घड़ी के अंदर जो मिनट वाली सुई होती है, एक जो चक्कर है वो कितनी देर में पूरा करेगी। भाई एक चक्कर कितनी देर में पूरा करेगी, 60 मिनट लगेगा। भाई मिनट वाली सुई को तो पूरा एक चक्कर पूरे करने में 60 मिनट लगते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आपकी मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में कितना कोण बनाएगी। अब एक चक्कर का कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये बच्चा जानता है भाई। तो ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बन रहा है। तो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 360 बटे में 60, 0 से 0 काटो, 6 6 36, तो 6 डिग्री का कोण बनेगा एक मिनट में। तो यहां पे ये कितना चल रहा है, 9 से कहां पे आ गया, 9:15 पे आ गया। तो कितना चल लिया, 15 मिनट चल लिया। तो 15 मिनट में कितना कोण बनाएगा भाई, जब एक मिनट में 6 डिग्री बना रहा है तो 15 मिनट में कितना बना लिया, 15 गुना 6, तो 15 6 90। तो 15 मिनट में बना लिया 90 डिग्री। तो थीटा आ गया मेरा 90 डिग्री। अब मैं इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। तो सुई द्वारा वर्णित घड़ी के मुख का क्षेत्रफल, तो कितना क्षेत्रफल आ जाएगा भाई, तो क्षेत्रफल आ जाएगा थीटा बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे जो थीटा दे रखा है वो कितना आ गया आपका 90 डिग्री। 90 बटे 360 गुना 22 बटे 7 गुना आर। आर कितना है, 10 है भाई। आर हमारे पास यहां पे 10 है, तो 10 गुना में 10। तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौको 36, और 2 दूनी 4, 2 11 पे इसको काट दीजिए, और 2 पंजे कितना हो गया, 10 हो गया। 11 पंजे 55, 55 की 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 550, और इसके बटे में चला जाएगा 7। और ये किस में था, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, और राइट आंसर हो जाएगा आपके पास 550 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिक्कत कोई? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो हमारा 16वां क्वेश्चन है, एक किनारे पर नुकीली बनाई गई बेलनाकार पेंसिल निम्नलिखित का संयोजन है।
एक किनारे पर नुकीली बनाई गई बेलनाकार पेंसिल। भाई आपकी एक बेलनाकार पेंसिल है, नुकीली कर रखी है एक किनारे से। भाई ये नुकीली बना देता हूं मैं इसको, कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। एक किनारे से नुकीली सी कर देते हैं भाई, और नुकीली कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है जी। तो अब आपको दिख रहा होगा यहां पे, भाई मैंने छोटा बनाया। तो अब ये पेंसिल है आपकी, तो ये कह रहा है एक किनारे से नुकीली है और नीचे से ये क्या है। तो ये क्या होती है, क्या ये एक शंकु और एक बेलन होता है, ये एक अर्धगोला और एक बेलन है, ये दो बेलन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें क्या है, अब ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, ऊपर आपको इस शेप में बनेगी भाई, और नीचे आपको ये बनेगी, ये वाली शेप। तो नीचे क्या नजर आ रहा है, नीचे तो नजर आ रहा है आपको बेलन, और ऊपर क्या नजर आ रहा है, ऊपर नजर आ रहा है शंकु। क्या नजर आ रहा है भाई, शंकु। तो ये किसकी शेप होती है, ये होती है शंकु और एक बेलन की। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन, ये आपका बड़ा जो जिसको हम आसान चैप्टर मानते हैं सांख्यिकी, वहीं से आया है। तो सांख्यिकी क्या है, तो इसमें कहा गया है कि एक बल्लेबाज द्वारा 35 अलग अलग मैचों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। भाई एक बल्लेबाज है हमारा, बल्लेबाज कोई भी हो सकता है, विराट कोहली, सहवाग, सचिन तेंदुलकर, जिसको भी आप मानना चाहते हो, कोई भी बल्लेबाज है आपका, कोई भी बल्लेबाज आपका हो सकता है। तो इसमें ये बनाए गए रन है उसके 0 से 15 के बीच में, उसके 5 है, 15 से 30 में ये उसकी बारंबारता, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75, 75 से 90। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है उन मैचों की संख्या ज्ञात कीजिए या बताइए जिनमें बल्लेबाज ने 60 से कम रन बनाए हैं। भाई उन मैचों की संख्या बताओ जिसमें बल्लेबाज ने 60 से कम रन बनाए हैं। तो कौन कौन सी पारियां हैं भाई हमारे विराट कोहली की, जिन्होंने उसने 60 से कम रन बनाए हैं। वैसे विराट कोहली 60 से कम बनाता बहुत कम है, वो 60 से ज्यादा ही रन बनाता है अधिकतर। तो 60 से कम रन कौन से बनाए हैं, तो वो देखते हैं। तो 60 से कम, तो 60 से कम यहां से शुरू होंगे, क्योंकि जो हमारा 60 है वो इंक्लूड होगा इधर वाले यहां से, क्योंकि 60 से कम तो ये सारे रहेंगे। तो इनको काउंट कर लीजिए, 8, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 5 कितने हो गए 24। तो ये ऑप्शन ये रहा, तो 24 इज द राइट आंसर। ये हमसे पूछा है, कुछ नहीं था इस सवाल में। अगला देखते हैं, देखो भाई ये है, इसमें क्या कहा गया 18वें क्वेश्चन में, संख्या 1 से 27 तक के संख्या चुनी जाती है। संख्या 1 से 27 तक एक संख्या चुनी जाती है, इसकी अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता से लिया गया है। अब आपसे ये कहा गया आपके पास संख्याएं दे रखी है 1 से लेकर 27 तक, उनमें से अभाज्य संख्या निकालनी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पहले ही क्वेश्चन में, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक और अपने आप से भाग होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं या प्राइम नंबर कहते हैं। तो आपको 1 से 27 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो लिखने हैं, तो हम लिख देते हैं भाई 1 से। हमारे पास यहां पे जो टोटल परिणाम कितने बनेंगे भाई वो देखते हैं, टोटल संभाव्य परिणाम कितने हैं। तो 2, 3, 5, 7 और 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 17, 19, 19 के बाद क्या होगा 21, 22, 23 आएगा, और 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, और नहीं आएगा। बस इतने ही नंबर से इनको काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारे पास टोटल नंबर ये कितने आए हैं, 9 निकल के आए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो टोटल परिणाम है, जो कुल संभाव्य परिणाम है वो कितने हैं, 9 है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया एक संख्या 1 से लेकर 27 तक अभाज्य संख्या, सॉरी ये हमारे इवेंट है, ये हमारे घटना के परिणाम है, ये टोटल नहीं है, ये हमारे घटना के परिणाम है।
तो हमारे पास जो अनुकूल परिणामों की संख्या निकल कर आई है वो 9 है। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 9 है। और टोटल कितने दे रखे हैं भाई? यहां पे टोटल दे रखे हैं 27। अब आपको क्या निकालनी है? आपको प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता निकालने के लिए क्या रूल होता है भाई? जो जितने भी आपके अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने आपके पास? 9। और भाई टोटल कितने हैं? 27। तो 9 एकम 9, 9 तिया 27। तो आंसर कितना आ गया? 1/3। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो हमारा 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन आपका अभिकथन और तर्क का है। मैंने आपको बताया था कि अभिकथन और तर्क का आपकी बार 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो अभिकथन और तर्क क्या है? अभिकथन का पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 19। तो इसमें मैंने आपको यह बताया था कि भाई हमारे जो ऑप्शंस हैं वो कब राइट होते हैं। ये 4 ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। पहला जो ऑप्शन होगा जब आपका अभिकथन भी राइट है और आपका तर्क भी राइट है, तो आपको, और अभिकथन तर्क की सही व्याख्या कर रहा है, तो आप कहोगे ऑप्शन ए। और आपका अभिकथन सही है और आपका तर्क भी सही है, लेकिन अभिकथन तर्क की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आपका इसका मतलब ऑप्शन आपको बी चूज करना है। और अगर आपका अभिकथन गलत है और तर्क सही है तो ऑप्शन सी चूज करना है। और अभिकथन सही है, तर्क गलत है, तो ऑप्शन डी चूज करना है। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा। तो हमारे पास अभिकथन दे रखा है। क्या अभिकथन है भाई? अभिकथन है कि एक श्रृंखला दे रखी है हमारे पास 7, 11, 15, 139 तक। पदों की संख्या 34 के बराबर है। भाई इसमें देख लेते हैं क्या इसमें 34 ही पद हैं। तो इसका जो पहला पद है, एपी का सवाल है, इसका जो पहला पद है वो दे रखा है 7 और इसका जो दूसरा पद है वो दे रखा है यहाँ पे 11। तो हम इसका क्या निकालते हैं भाई? सारवंतर निकालते हैं डी। डी कैसे निकालते हैं? दूसरा पद घटा में पहला पद। इनका अंतर देख लेते हैं कितने का? 11 माइनस 7। 11 में 7 गए तो कितना आ गया? 4। तो हमारे पास यहाँ पे जो अंतिम पद है एन, एन से लिखते हैं या इसको एल से लिखते हैं भाई? तो ये हमारे पास दे रखा है 139। तो एन निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या रखेंगे? 139। तो ए का मान कितना है बच्चों? यहाँ पे 7 और एन हमें निकालना है। डी आपको दे रखा है। डी कितना है? डी हमने निकाला कितना? 4। तो इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा एन माइनस गुना में 4 बराबर क्या चल रहा था? 139। 139 माइनस 7। तो ये निकल कर आ जाएगा आपके पास n माइनस 1 बराबर 139 में 7 घटाएंगे तो 132। और जो आपका जो ये 4 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा, इसको काट देंगे। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो n बराबर आ गया आपका 33 और 1 को इधर ले जाएंगे जमा 1, तो 33 और 1 34। तो ये हमारी क्या निकल कर आ गई? पदों की संख्या निकल कर आ गई। तो इसका मतलब ये बात क्या है? सही है भाई। तो आपकी ये बात क्या है? यहाँ पे पदों की जो संख्या है वो कितनी है? 34 है। तो ये आपका जो अभिकथन है वो राइट है। हम तर्क की ओर चलते हैं। तर्क देखते हैं। तर्क हमारा क्या कहता है? सॉरी, तर्क क्या कहता है? किसी एपी के लिए यदि पहला पद ए है, ये कहता है किसी एपी के लिए पहला पद ए है, सामान्य अंतर डी है और n पदों की संख्या है, तो Sn आपका ये होता है। क्या ये सही बात है भाई? Sn आपका क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का फॉर्मूला होता है। तो ये भी बात सही है भाई। बातें तो दोनों सही हैं। क्या जो हमारा R है, जो क्या हमारा जो तर्क है, क्या वो अभिकथन को सही एक्सप्लेन कर रहा है? तो गलत कर रहा है, क्योंकि यहां पे इसने योगफल का फॉर्मूला दे दिया और यहां पे हमसे क्या पूछ लिया भाई? यहां पे हमसे पदों की संख्या का फॉर्मूला पूछा था। पदों की संख्या nवां पद हम कैसे निकालते हैं? तो यहां पे nवां पद, यहां पे हमारे पास सम दे रखा है n संख्याओं का और यहां पे हमसे पूछ रहा था n पदों की संख्या पूछ रहा था। तो इसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका मतलब हमारा अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है, लेकिन जो हमारा तर्क है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
जो हमारे इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा है 20वां क्वेश्चन। 20वां भी अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन है। हम इस वीडियो को यहीं पे वो करेंगे, रोक देंगे, क्योंकि अगर इससे ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। टाइम की शॉर्टेज, टाइम को भाई ध्यान में रखते हुए हमें इनको इतना ही सॉल्व करना है। तो इस देख लीजिए, अब इस क्वेश्चन में कहा गया है अभिकथन क्या दे रखा है। अभिकथन है हमारे पास किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के अंदर एक बिंदु से खींची जा सकती है। भाई अभिकथन आपका कह रहा है कि आपके पास एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर एक बिंदु है, कोई भी बिंदु ले लो भाई, ये तो सेंटर होता है, सेंटर तो होता ही है, ये कोई बिंदु है ए। क्या इस बिंदु ए से आप इस वृत्त की स्पर्श रेखा खींच सकते हो? भाई क्या ये स्पर्श रेखा है? क्या ये स्पर्श रेखा है? क्या ये स्पर्श रेखा है? तो वृत्त के जो अंदर जो बिंदु होता है उससे हम कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। ये स्पर्श रेखाएं नहीं है, इनको हम सीकेंट कहते हैं, ये छेदक रेखाएं हैं, इनको हम स्पर्श रेखाएं नहीं बोलते। तो वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु प्रेजेंट है तो उससे हम कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। तो इसने कहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के अंदर एक बिंदु से खींची जा सकती है। तो ये सरासर क्या कह रहा है? गलत कह रहा है। तो ये आपका जो अभिकथन है वो क्या हो गया? गलत हो गया, वो रॉन्ग है। अगला चलता है, तर्क क्या कहता है हमारा? तर्क कह रहा है किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। देखते हैं भाई ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो इसमें हमारा ये वृत्त है, ये इसका केंद्र बिंदु है, इसके बाहर ये कोई बिंदु P दे रखा है। तो अगर इससे मैं इसकी स्पर्श रेखाएं खींचता हूं भाई, इसकी एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक स्पर्श रेखा ये हो गई। तो आपसे पूछा है कि भाई ये A बिंदु है, ये B बिंदु है और ये P बिंदु है। तो इसमें ये कहा है कि जो AP है वो BP के क्या होता है? बराबर होता है। बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। सही कहा है भाई, क्योंकि हमारी जो परमीय है एक थोरम है 10.2 एनसीईआरटी के अंदर, तो उसमें इस बात को हमने प्रूफ कर रखा है कि प्रूफ क्या हुआ है कि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो इसका मतलब जो हमारा तर्क है वो क्या है? राइट है। लेकिन अभिकथन क्या है? गलत है। जब अभिकथन गलत हो और तर्क क्या हो? सही हो, तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है? हमें चूज करना है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।